हम लोग जेबी से के आर्थिक विचार पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उनके मुख्य आर्थिक विचार पढ़ लिए थे और हम लोगों को अब इस बात का अध्ययन करना था कि वह स्मिथ के विचारों का समीक्षक। कहा जाता है कि से ने जो भी एडम स्मिथ ने विचार व्यक्त किए, मूल्य के संदर्भ में हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में हो या पूंजीवाद के संदर्भ में हो या स्वतंत्र व्यापार के हित में हो, संदर्भ में हो या स्वहित का सिद्धांत हो, उसने सारे सिद्धांतों के संदर्भ में या तो उनका समर्थन किया या कुछ में संशोधन किया। ठीक है, जैसे उत्पत्ति केवल निर्माण नहीं बल्कि उपयोगिता में वृद्धि करने से भी होती है। आपने किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि हम जब उत्पादन और उत्पादन के साधन के बारे में पढ़ते हैं तो उत्पादन की परिभाषा में यह पढ़ते हैं कि उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है और इसी तर्ज पर उपयोगिता के विनष्ट होने को उपभोग कहा जाता है। लेकिन शर्त यह है कि किसी वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो इन द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की प्रक्रिया में। ऐसा नहीं कि 1 किलो दूध आपने गिरा दिया तो वो उपभोग हो गया, उपयोगिता तो नष्ट हो ही गई, लेकिन उसका शर्त यह है कि आप उससे क्या करें, जब आप संतुष्ट हो रहे हो और उसमें उसकी उपयोगिता नष्ट हो रही हो तो उसे हम उपभोग कहते हैं और उत्पादन उपयोगिता को के सृजन को कहते हैं। ज़्यादा साइंटिफिक रूप से ये कहा जाता है कि उत्पादन के लिए जरूरी है कि उस वस्तु में बीज का विनिमय मूल्य भी बढ़ना चाहिए, उसका उपयोग मूल्य भी बढ़ना चाहिए। दोनों बढ़ेगा तभी हम मानेंगे कि उत्पादन है। और हम किसी वस्तु का उत्पादन केवल निर्माण से नहीं करते हैं, हम कई रूपों में कर सकते हैं। जैसे जंगल में कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसे सिर्फ उठा करके हम बाजार में ला दिए तो जंगल में बेकार पड़ा था, उसका 1 रुपया नहीं मिल रहा था। अब हमने उसमें लोगों के लिए उपयोगी भी बना दिया और उसमें मूल्य भी शामिल हो गया, अर्थात उसकी उपयोगिता भी बढ़ गई और उसका विनिमय मूल्य भी बढ़ गया। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उठाकर क्या किया, यानी स्थान बदल दिया। तो आप किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन समय के बदलने से अपने आप भी हो जाता है, स्थान बदलने से भी हो जाता है। तो इसलिए उत्पादन को एक बड़े रूप में जेबी से ने स्वीकार किया, जबकि एडम स्मिथ ने कहा था कि सिर्फ निर्माण ही उत्पादन है, अर्थात भौतिक जिसको आप छू सकते हो वही उत्पादन है। अध्यापक पढ़ा रहा है तो ये उत्पादन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ आप ऐसी नहीं उत्पन्न कर रहे हैं जिसको आप छू सकें, स्पर्श कर सकें। तो जो नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनको उसने कहा कि यह उत्पादन में शामिल नहीं है। लेकिन जेबी से ने इन सब को, जो अभौतिक पदार्थ हैं, जैसे उसमें वकालत है, डॉक्टर की सेवा है, अध्यापक की सेवा है, इन सब को भी उत्पादन में सम्मिलित किया। और इसको उसने उपयोगिता में वृद्धि को उत्पादन माना। इसलिए उपयोगिता किसी भी चीज़ की कोई बढ़ा दे रहा है तो उत्पादन कर रहा है, सीधी सी बात है। साहसी और पूंजीपति अलग अलग साधन हैं। पीछे आपने देखा कि इसके पहले पूरा पूंजीवाद में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा झगड़ा इस कारण से भी हुआ कि हम ये मानकर चलते थे कि जो पूंजीपति है एक्चुअली उसी के पास पूंजी थी और वही इनिशिएशन भी करता था, वही पहल भी करता था, वही रिस्क भी लेता था, एक तरह से वही मैनेजर भी था अगर कहा जाए तो सारा काम वही करता था। तो जाहिर सी बात है कि उसको सबका हिस्सा मिलना चाहिए ना। जैसे अगर 3 दोस्त मिल करके मान लो कोई विद्यालय खोले तो एक दोस्त ऐसा है जो सिर्फ उसमें काम कर रहा है बहुत मेहनत करके, लेकिन दूसरा दोस्त ऐसा है
जिसने अपनी जमीन भी दी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा बिल्डिंग बनवाया है, लेकिन दूसरे ने बिल्डिंग में भी कुछ पैसा दिया हुआ है और वह आदमी कुछ काम भी कर रहा है। तो जब पैसे का बंटवारा होगा तो क्या तीनों को बराबर हो जाएगा? तो भाई जिसकी ज़मीन है उसको कुछ ज़मीन का भी मिलना चाहिए, जितना उसने बिल्डिंग में लगाया है उसको कुछ बिल्डिंग का भी मिलना चाहिए, जो वह मैनुअल लेबर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको उसका भी मिलना चाहिए। इसके बाद जो लाभ होता है, अब उस लाभ में से तीनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो सबसे अधिक किसको मिलेगा? तो क्या आप कहेंगे कि शोषण कर रहा है वो? भाई वो तो अपना हिस्सा ही ले रहा है ना। तो पूंजीपति भी उस समय ज़्यादा इसलिए भी ले रहा था कि पूंजी का ब्याज भी उसी का था, जो रिस्क ले रहा था उससे मिलने वाला जो लाभ था वह भी उसी का था, और वही मैनेजमेंट भी कर रहा था, यानी ऑर्गेनाइजेशन भी वही देख रहा था, तो कुछ उसकी भी मजदूरी ले रहा था। तो वह बहुत तरह का पैसा ले रहा था। उसके पीछे कारण यह था कि सारा काम वही कर रहा था। तो अब मजदूर केवल अपनी मजदूरी पा रहा था, तो अंतर बहुत बड़ा तो हो ही जाएगा। तो पूंजीपति से अलग होता है साहसी। अब आप इस बात को आज बड़े अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि आज आप देखते हैं कि पूंजी कोई लगाता है और मैनेजमेंट कोई करता है। तो पहले ये बात नहीं थी कि पूंजीपति अलग है और साहसी अलग है, लेकिन इसने अलग किया। से ने सेवाओं को भी उत्पादक माना। वैसे जो हमने भी आपको बताया कि डॉक्टर की सेवा, अध्यापक की सेवा, वकील की सेवा, इनको भी उसने उत्पादक माना, ठीक है। से ने निजी और सरकारी हस्तक्षेप दोनों को महत्वपूर्ण माना। देखो, पूंजीवाद का समर्थक तो था, ये तो मानता था कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। पूंजीवाद के पक्ष में उसने बड़े मजबूत तर्क दिए, लेकिन वह सरकारी हस्तक्षेप को भी आवश्यक मानता था, क्योंकि कहीं कहीं उसकी भी जरूरत पड़ती है। थोड़ा कह सकते हो कि उदारवादी था, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था कि उसने कह दिया कि नहीं दखल देना है तो नहीं दखल देना है, ठीक है। से अभौतिक पदार्थों को भी धन मानता था, जिसे वहाँ केवल भौतिक वस्तुओं को धन के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन इसने उसको अभौतिक वस्तुओं को भी धन माना। इसका मतलब कि एडम स्मिथ की बहुत सारी बातों को इसने विस्तार प्रदान किया, या उनमें इसने संशोधन किया, या उसे थोड़ा ज़्यादा सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने का प्रयास किया। जेबी सेठ का अगर आप मूल्यांकन करें तो यद्यपि ऐसा नहीं है कि उसने जितनी बातें कह दी सब सही है। जैसे उसका जेबी सेठ का बाजार नियम जो उसने कहा, जितनी भी उसने बातें कही थी वो सारी बातें इस मान्यता पर आधारित हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और पूर्ण रोजगार पाया जाता है। वस्तु बाजार में भी और साधन बाजार में भी, जबकि सच्चाई यह है कि बाजार में कभी भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई नहीं जाती है, कभी भी पूर्ण रोजगार पाया नहीं जाता है। साधन पूर्णतया गतिशील नहीं होते हैं। ये मान लिया जाता है साधन पूर्णतया गतिशील है, क्योंकि फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर बिल्कुल आबाद है, जहाँ चाहे वहीं चला जाएगा, चाहे जहाँ चला जाए। आप में से अभी पूछा जाए कि आप लोग नौकरी चाहते हैं, तो इसका जवाब क्या देंगे? हाँ, बिना कहे हाँ कह देंगे। इसका मतलब नौकरी बिल्कुल अनिवार्य है, मिलनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि लद्दाख में नौकरी करेंगे, तब कितने लोग तैयार होंगे? अब इसके बाद आपकी संख्या घट जाएगी। इसका मतलब कि बिल्कुल फ्री फ्लो नहीं है कि जहाँ चाहे वहीं चले जाएं। और आपने माना कि साधन पूर्णतया गतिशील है। बहुत सारे साधन या बहुत सारे लोग, जैसे आपसे कोई कहे कि आप जौनपुर में 10,000 रुपया पाते हैं और चलिए हमारे साथ तमिलनाडु में आपको 25,000 रुपया देंगे। अच्छी बात है भाई, बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, आपको तुरंत उठ के चले जाना चाहिए। चले जाओगे? कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जाएंगे। क्यों? अब वो सोचेंगे कि यार वहाँ तो
पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, हम बोल पाएँ कि ना बोल पाएँ। खाने में पता नहीं क्या वहाँ का कुजीन है, हमको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। और फिर घर से इतना दूर, बताओ, जौनपुर से तो गांव रोज चले जाते हैं, वहाँ से पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब बहुत सारे बैरियर हैं। नौकरी चाहिए तो सबको, लेकिन जब नौकरी मिल, होता क्या है, इंटेंसिटी होती है ना डिज़ायर की, इच्छा की तीव्रता होती है। सबसे पहले तो तीव्र इच्छा है कि नौकरी मिल जाए। जैसे ही नौकरी मिलती है वैसे ही सोचते हो अच्छा अगर घर के पास मिल जाती तो बड़ा अच्छा था। अभी तक सारा फोकस कहाँ था? नौकरी पर, कि किसी तरह से मिल जाए। अब मिल गई तो सारा फोकस कहाँ हो गया कि यार जौनपुर मिल जाती तो ठीक था। अब अगर जौनपुर में भी नौकरी मिल गई तब तुम ये सोचते हो कि यार अगर ये ऑफिस के बजाय कॉलेज में नौकरी मिली होती तो ज़्यादा अच्छा था ना। इसका मतलब जो जो मिलता जाता है तुम्हारे दिमाग में फिर कोई दूसरी आवश्यकता जन्म लेती रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि फ्री फ्लो नहीं है कि जहाँ जब चाहो जैसे चाहो वैसे नौकरी करने चले जाओ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, आपको अपने एरिया से प्यार, अपने परिवार से प्यार, अपने समाज से प्यार, अपनी भाषा, अपना खान पान, अपना रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी जाने से रोकती हैं। तो जो ये सब मान लिया गया था, ये सारी बातें तो बहुत सही नहीं है। आगे आप इनको बड़े विस्तार से इनकी आप आलोचना पढ़ेंगे, देखेंगे जो दूसरे अर्थशास्त्रियों को पढ़ेंगे तो ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी बातें जेबी सेन ने भी अपने सिद्धांतों में ऐसी कहीं जिनका व्यवहार में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई नया विचार एक बार आता है सामने, जैसे कोई भी बात जब कही जाती है तो उसको इतना आसानी से आप तुरंत गलत नहीं कह पाते, क्योंकि अभी आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। और जानते जानते अब आप 100-200 साल के बाद ये जान पाए कि यार ये सब इतना आसान नहीं होता है, और ऐसे अन्य बातें समान रहें कि जो मान्यता है वो बाजार में सामान्यतः पाई नहीं जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस पे अनेक दोष हैं। फिर भी हैने ने कहा कि से के विचारों के न होने से अर्थशास्त्र का इतिहास भिन्न होता। उसने फ्रांस को प्रकृतिवाद से मुक्ति दिलाई तथा फ्रांस में प्रतिष्ठित परंपरा को स्थापित किया। उसने अर्थशास्त्र को विज्ञान मानकर आगमन प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। देखो, अध्ययन की दो पद्धतियां हम लोगों ने पढ़ी है, एक निगमन प्रणाली और एक आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली जो इंडक्टिव मेथड है वो क्या करती है कि वह इंड्यूस करती है, यानी वह विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाती है। यानी हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कोई टेस्ट किया और उस टेस्ट को जो बड़े छोटे असर पर हो उसको क्या करेंगे, जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं। बार बार टेस्ट को रिपीट करके। किसी रिसर्च की प्रक्रिया क्या है, एक ही रिजल्ट अगर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब कि उस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं। आपने H2O को पानी बनाया, एक बार बन गया, फिर एक बार बन गया, फिर एक बार बन गया, आपने 10 बार बनाया और हर बार क्या हो गया, पानी बन गया उस निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो आप एक सामान्य सा सिद्धांत बना सकते हैं कि इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पर अगर H2O मिलाया जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, पानी बन जाएगा। तो जैसे कहा जाए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर इंड्यूस करना है, तो यानी एक व्यक्ति कि कोई राम है, मान लो उसका नाम है, और वह मर जाता है। श्याम है, वो भी एक व्यक्ति है, मर जाता है, आदमी है। मोहन सोहन भी एक आदमी है, मर जाते हैं। आपने देखा कि जो आदमी है एक है वो क्या होता है, मर जाता है। तो आप कह सकते हैं जितने आदमी हैं सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। भाई हमने व्यक्तिगत रूप में देखा कि जो आदमी है वो क्या हो रहा है, मर गया। राम आदमी था, मर गया। मोहन आदमी था, मर गया। श्याम आदमी था, मर गया। तो हम लोग भी क्या है, आदमी हैं, तो मरेंगे ही मरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इस जो विधि का प्रयोग उसने किया और इसको बढ़ाया, तो इस तरह से साइंटिफिक स्वरूप भी इसको प्रदान किया। लिस्ट ने कहा कि से ने एडम स्मिथ के अनियमित ढंग से संग्रहित सामग्रियों को व्यवस्थित किया, स्पष्ट किया, लोकप्रिय बनाया। वह स्मिथ से भी महान है।
अब स्मिथ ने जो भी चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से कह दी थी, उसने उन सब को सिस्टमेटिक किया, व्यवस्थित किया, उनमें सुधार किया, उसका विस्तार दिया, उसको लोगों में लोकप्रिय बनाया। इसलिए उसने कहा कि कुछ मामले में अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ से भी ज़्यादा महान था। अब देखो होता क्या है, जो व्यक्ति पहली बार कहता है कोई बात, चाहे जो भी कहे, वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वह कॉन्सेप्ट को जनरेट करता है। जो चीज़ आ गई उसमें सुधार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको एक सोचने का दृष्टिकोण मिल जाता है कि अच्छा अब इस पर हमको काम करना है। लेकिन जो वैक्यूम में कोई चीज़ क्रिएट करता है, एकदम कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं है, वो कोई नई चीज़ जब देता है तब वह कठिन काम है, और निश्चित रूप से वह बहुत परिमार्जित, बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत साफ सुथरा, बहुत वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। पहली बार कोई भी चीज़ आएगी तो कैसी आएगी? थोड़ी सी राह ही आएगी, धीरे 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 उसको आप फिनिश करते 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 फिर उसको आप बहुत फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो एडम स्मिथ ने जो कहा, जिन परिस्थितियों में कहा, वह दूसरी स्थितियाँ थीं। अब उनमें सुधार करना, उनमें विस्तार करना, उनमें कमी निकालना, उनके स्थान पर कोई नया सिद्धांत देना, तो ये तो समय के विकास के साथ साथ परिस्थितियाँ बदलेंगी, सामाजिक आवश्यकताएं बदलेंगी, ज्ञान का स्तर बदलेगा, क्षमता बदलेगी, तो जाहिर सी बात है कि विश्लेषण का तरीका और विश्लेषण की प्रक्रिया भी बदलेगी। किसी बात को कहने की स्वीकार्यता, सुनने की स्वीकार्यता, ये सब भी समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो जेपी से ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि उसको करने का प्लेटफॉर्म किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। तो एडम स्मिथ की बात को ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर देना या उसकी बात को विस्तार दे देना, यह निश्चित रूप से तारीफ की बात है, लेकिन यह एडम स्मिथ के महत्व को कम नहीं करता है। क्योंकि अल्टीमेटली कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति का महत्व कितना है यह इससे भी सिद्ध हो जाता है, आप उसकी तारीफ करें ये जरूरी नहीं है। जितने लोग आते हैं वो बिना मुझे बुरा कहे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अपनी बात शुरू कहाँ से करते हैं कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मेरा नाम जरूर लेते हैं। इसका मतलब है कि मेरी इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप मुझे किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते, और अच्छा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अच्छा कहने की आप में हिम्मत नहीं है, इसलिए आप मेरी बुराई से शुरू करते हैं। बात तो तब होती जब आप पूरा भाषण दे डालते, मेरा नाम न लेते, तब न होता कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन आप 1 घंटे बोल रहे हैं तो 20 बार मेरा नाम ले रहे हैं, भले मेरी बुराई कर रहे हैं। क्यों मेरा नाम ले रहे हैं भैया, क्या जरूरत है? इसका मतलब आप मेरा ही सपोर्ट लेके बोल रहे हैं। अगर आप 20 बार मेरा नाम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आप मेरे सपोर्ट से बोल रहे हैं ना। तो महत्वहीन वह व्यक्ति होता है जिसकी चर्चा ही मत करिए आप, न उसकी अच्छाई की न उसकी बुराई की, और जिसकी आप केवल बुराई ही बतिया रहे हैं, वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि आप बिना उसकी चर्चा किए आगे बढ़ जाएं, तभी उसका नाम ले रहे हैं ना। तो बुराई किसी की करना इस बात का सूचक नहीं है कि जिसकी बुराई कर रहे हैं वो बुरा आदमी है। बुराई करना इस बात का सूचक है कि आप में खुद इतनी अक्षमता है कि आप उस व्यक्ति के बिना बुराई किए अपनी बात नहीं कह पा रहे। खासियत तो तब है ना जब आप अपने तर्कों से, अपने प्रमाणों से, अपने सेंटेंसेस से अपनी बात सिद्ध करिए, दूसरे का सहारा मत लीजिए। इनको हम एक शब्द भी बुरा न कहें और अपनी बात से इनकी सारी बात को गलत कह दें, तब तो हमारे बोलने का मतलब हुआ ना। और हम बार बार ये कहें कि उन्होंने ये गलत कहा, उन्होंने ये गलत कहा, उन्होंने ये गलत कहा, उन्होंने ये गलत किया, तो ये तो उनकी बात आप बता रहे हैं ना, आप अपनी बात बताइए ना कुछ जो बताना चाहते हैं। तो इसलिए जो पहली बार कोई बात करता है, पहली परिस्थिति में जो कोई काम करता है, वो बड़ा कठिन होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है। इसलिए उसकी बुराई नहीं की जाती है, उसमें संशोधन किए जाते हैं। क्या होता है कि भाई यहाँ तक इसमें काम हुआ है, अब समय के साथ ज्ञान का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, आवश्यकताओं का विकास हुआ, इसलिए अब इसमें इतनी चीज़ें जोड़ दी जाएं तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी ना। जैसे आपको कोई लाइन अगर मान लीजिए एक है, पहले से आप अक्सर जानते हैं,
आपको कोई लाइन अगर बड़ी करनी है तो इसको आप मिटाइए मत ना, इसके बगल में आप बड़ी लाइन खींच दीजिए, खत्म बात है, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो आप किसी को नुकसान पहुंचा करके बड़ा बनने का प्रयास मत करिए, आप उसके बगल में क्या करिए, एक उससे भी बड़ा कोई उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए। लोग अपने आप कहने लगे कि ये ज़्यादा अच्छा है, वो कम अच्छा है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी गलती से भी आपको अपने से न अपनी तारीफ करने की ज़रूरत होती है, न किसी की बुराई। बुराई लोगों पर छोड़िए, वो करेंगे। आप उसके बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पीछे यहाँ तक हुआ है, अब हम इसके आगे अपनी कोशिश और अपनी क्षमता के हिसाब से इसमें कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे, खत्म बात है। किसी की बुराई क्यों करेंगे, किसी का नाम क्यों लेंगे। तो यह जो है जेबी शेख का आर्थिक विचार, उसकी एडम स्मिथ की उसने कैसे समीक्षा की और जेबी शेख के बारे में क्या कहा गया। कुल मिलाकर के ये आपका जेबी से समाप्त। हम लोग कल पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल।